दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे हेड के अंदर के जो स्ट्रक्चर होते हैं यानी ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कहाँ क्या नाम होता है उनका उनका काम क्या होता है, ये आपको पूरा डिटेल में आज समझाने वाला हूँ। तो जैसे आपको ये मेरे हाथ में मॉडल दिखेगा, जैसे आपको पूरा देख रहे हैं, जैसे हमारा खोपड़ी है ये है ना, सिर और गर्दन दिख रहा है। अगर हम इसको बीच में से काट दें, सिर को बीच में से काटने से अंदर से कैसा दिखेगा, तो ये अंदर से स्टेप्स दिखेगा। अब इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स क्या काम करते हैं, जैसे सोने वाला एरिया कौन सा होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला कौन सा है ना, मेमोरी कौन सी जगह होती है, ये सारा थैलेमस हाइपोथैलेमस क्या होता है, और ब्रेन स्टेम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, सारा इसमें पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, यूजफुल होने वाली है, तो आखिरी तक जरूर देखें। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वन बाई वन के कैसे कैसे होते हैं। तो देखो थोड़ा सा कैमरे को पास में लाके दिखाना चाहूंगा। तो जैसे आपको ये खोपड़ी दिखेगी हमारे, ठीक है। अब इस खोपड़ी में आपको दिखेगा, ये आपको फेस की मसल वगैरह दिख रही है, ये है ना, ये पैरोटिड ग्लैंड, ये सलाइवा बनाने वाली होती है, ये सब इनके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, आप सिर को बीच में से काटे खोपड़ी को तो अंदर क्या क्या दिखता है। तो जैसे ही मैंने देखो मॉडल है, इसको बीच में से कट किया तो आपको ये अंदर के स्ट्रक्चर दिखने लगे। तो अब इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या दिखेगा, तो आपको ऊपर, जैसे मैं पेंसिल से दिखाना चाहूंगा, सबसे ऊपर ये आपको दिख रही है हड्डी, इसको अपन स्कल बोन बोलते हैं। ये इसमें आगे फ्रंटल बोन होती है, ऊपर पैराइटल है ना, पीछे ऑसिपिटल बोन होती है, साइडों में टेम्पोरल होती है। तो ये हड्डियां हैं, मतलब खोपड़ी की हड्डी होती है। तो हड्डियों के स्कल के अंदर ब्रेन रखा रहता है। ये हड्डी बहुत मजबूत होती है, जिससे हमारे ब्रेन को कोई डैमेज ना हो। जैसे आपको ये ब्रेन दिख रहा है ना, पूरा ऐसे रखा रहता है। ये दूसरा मॉडल है, तो इसके चारों साइड में कौन चढ़ा रहेगा, हड्डी चढ़ी रहेगी। तो ये हड्डियों से ऊपर एक कवच बना रहता है। अब इस हड्डी के जैसे ही अंदर जाएंगे अपन, अंदर साइड में, ऊपर साइड में तो स्किन वगैरह, स्केल्प वगैरह रहता है, आपको मालूम है ना, पूरा स्किन, उसी स्किन के ऊपर बाल वगैरह लगे रहते हैं। हम बात करें अंदर की, तो जैसे ही इस हड्डी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हड्डी के अंदर आपको 3 लेयर दिखेंगी, जिनको अपन मेनिंजिस बोलते हैं। ब्रेन के ऊपर और हड्डी के अंदर बीच में मेनिंजिस होती है। तो मेनिंजिस 3 लेयर में होता है। सबसे ऊपर वाली ड्यूरा मैटर, फिर अरेक्नोइड मैटर, और फिर पिया मैटर। तो अरेक्नोइड और पिया मैटर के बीच में मैटर, मतलब उसको मेनिंजिस को बोलते हैं। दूसरे और तीसरे नंबर की लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, एक पानी जैसा तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसको हम बोलते हैं सीएसएफ बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये सीएसएफ क्या करता है कि जैसे ऊपर हड्डी, अंदर ब्रेन रखा है, तो हड्डी और ब्रेन के बीच में पानी भरा रहता है। तो इससे क्या हमारे ब्रेन को झटके वटके लगते हैं जैसे, तो चोट नहीं लगती है। क्योंकि अगर मान लो पानी नहीं होता तो एक तरह से तैरता रहता है, इसमें फ्लोटिंग करता था ब्रेन, जिससे डैमेज ना हो जाए। अगर मान लो पानी नहीं होता तो हड्डी में जैसे अपन एकदम ब्रेक लगा दिया, कहीं से जंप कर दिया तो टकराता ना ब्रेन हमारा, तो डैमेज हो जाता है, क्योंकि डैमेज बहुत सॉफ्ट होता है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन के चारों साइड में पानी भरा रहता है, इसी को हम बोलते हैं सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो वो ये मेनिंजिस के बीच में भरा रहता है, 2 लेयर के बीच में, ठीक है। फिर तीसरी लेयर के बाद में जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो आपको ये ब्रेन दिखने लगेगा। ये आपको सेरिब्रम बोलते हैं इसको, ये ब्रेन दिख रहा है। अब इस ब्रेन पे जो है गहराई सल्काई होती है। तो देखो ये उठी हुई लाइन होती है, इसको गहराई बोलते हैं, बीच में दबी हुई लाइनों को सल्काई बोलते हैं। तो ये आपको गहराई सल्काई से पूरा ब्रेन बना रहता है। जैसे आप देखेंगे ना, पूरा बाहर से इसमें ये गहराई हो गया, ये बीच में दबी हुई लाइन सल्काई हो गई, उठी हुई लाइन गहराई, तो पूरा चारों साइड से गहराई सल्काई से ब्रेन बना हुआ होता है। तो इसमें जो है, अब देखो ब्रेन के पहले हम पार्ट्स की बात करेंगे, फिर आगे और बताऊंगा मैं आपको। तो ब्रेन में हमारे 4 लोब होते हैं, इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, ऊपर वाले को बोलते हैं पैराइटल लोब, पीछे वाले को बोलते हैं ऑसिपिटल लोब, साइड वाले को बोलते हैं टेम्पोरल लोब। अब इनके काम की बात करो तो देखो, ये मोटर एरिया होता है। इसमें मोटर मतलब हमारे हाथ पैर को चलाना, डिसीजन लेना, कैलकुलेशन करना, ये सारा का सारा ये सामने वाले लोब का होता है। ये हमारा ब्रेन 2 पार्ट से मिलके बनता है। जैसे ये इस टाइप से मैंने अलग अलग किए, तो बीच में जो ग्रुप दिख रही है, इसके साइड में इधर राइट हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर, दोनों में 4 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ऐसे करके। अभी हम बात करें दोनों साइड के फ्रंटल लोब की, ठीक है। तो फ्रंटल लोब हो गया। अब इसके बाद में आता है पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब के जो काम होते हैं दोस्तों, वो होते हैं पूरा परसीव करना, यानी सेंसरी एरिया होता है। सेंसरी मतलब इसमें जो भी हमारे हाथ पैरों में महसूस होता है, वो सारा का सारा इधर ही आता है। जैसे ठंडा गर्म महसूस होना है ना, ये सब इसी वाले एरिया में आएगा हमारा। जैसे हमें कोई मच्छर ने काटा, दर्द हुआ, तो वो यही मालूम चलता है, किसी ने टच किया तो वो इधर ही वाले एरिया में पता चलेगा। तो ये पैराइटल एरिया होते हैं, है ना, लोब बोलते हैं। ये हो गया पैराइटल। अब इसके बाद में ऑसिपिटल लोब। ये ऑसिपिटल लोब का काम होता है मेनली देखने में, विजुअल में, यानी हम जो भी चीज देखते हैं तो वो देखने की जो आंखों की नस होती है, वो सीधी आकर के पीछे यहाँ पर पहुंचेंगी, जिसको ऑसिपिटल लोब बोलते हैं। तो ऑसिपिटल लोब का मेन काम हो गया विजुअल, देखने में। कभी कभी आपने देखा, ऐसे हम ज्यादा पढ़ते हैं या कुछ ज्यादा पास में लाके कुछ भी देखते हैं तो हमारे सिर के पीछे साइड में दर्द होने लगता है। तो ये जो है ऑसिपिटल लोब हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में साइडों में जो होता है, इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब।
टेम्पोरल लोब का काम होता है कानों का यानी सुनने का मेनली, है ना। उसके अलावा मेमोरी का भी इसी वाले एरिया में होता है, जो भी हम मेमोरी याद रखते हैं काफी दिनों बाद, जैसे कुछ भी याद करते हैं तो वो पूरा इसी वाले एरिया में आ जाएगा टेम्पोरल लोब में। तो ये बेसिकली मैंने लोब बताए बाहर से। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, दो हेमिस्फीयर बोलते हैं, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो जो राइट वाला होता है वो हमारी लेफ्ट बॉडी को चलाता है, यानी हमारा लेफ्ट हाथ इस वाले से काम करवाएगा, है ना, लेफ्ट लेग इस वाले से करवाएगा, लेफ्ट साइड का पूरा राइट काम करेगा ब्रेन का। और जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी मान लो ये लेफ्ट साइड है तो ये हमारी राइट साइड की पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा, अपोजिट करते हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब ब्रेन के भी दो पार्ट है मेन, ये बड़ा वाला ब्रेन है जिसको बोलते हैं सेरिब्रम, एक छोटा दिमाग और होता है इसको सेरिबेलम बोलते हैं, पीछे जैसे हड्डियों जैसे यहाँ दिखेगा ना आपको सिर के पीछे साइड में, यहाँ इसको सेरिबेलम बोलते हैं। तो ये सेरिबेलम छोटे दिमाग को ऐसे बोलते हैं, कई लोग ऐसे पीछे सिर के पीछे मत मारो छोटे दिमाग में चोट लगी, तो ये छोटा दिमाग एक्चुअली इसी को हिंदी में बोलते हैं, जिसका नाम है मेडिकल में सेरिबेलम, और बड़े वाले को सेरिब्रम बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे जैसे आपको आगे ब्रेन स्टेम दिख रहा है वो इसमें दिखाऊंगा। अब बात करते हैं अगर हम इसको बीच में से काट देंगे ऐसे खोलेंगे तो क्या क्या स्ट्रक्चर दिखेंगे, तो आपको इस वाले मॉडल में आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ये बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है इसको हमने क्या बोला, इसको बोला सेरिब्रम, है ना। और ये छोटा वाला पार्ट बीच में से कटा हुआ दिख रहा है इसको बोलते हैं सेरिबेलम, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि इसमें क्या क्या देगा, तो देखो आपको ये रेड कलर की नसें दिख रही हैं, ये सेरिब्रल आर्टरी होती हैं जो कि इसको ब्लड सप्लाई करती हैं, ब्रेन को खून सप्लाई करती हैं, है ना। अब इसके बाद में ये जो है मैंने बताया कि दो पार्ट होते हैं लेफ्ट राइट, तो ये दोनों जुड़े होते हैं इस वाले पोर्शन से, इसको व्हाइट कलर का इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये क्या करता है, राइट साइड के ब्रेन को लेफ्ट साइड के ब्रेन दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ के रखेगा। तो इसका काम हो गया दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ के रखने का, इसका क्या नाम बताया मैंने आपको, कॉर्पस कैलोसम। फिर इसके बाद में एक बीच में आपको ये 5 नंबर लिखा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सेप्टम पेलुसिडम। सेप्टम पेलुसिडम क्या होता है कि इसके अंदर साइड में अंदर जाएंगे तो उस साइड में थोड़ा स्पेस है, गैप है, यानी एक खाली जगह है, इसको लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। एक इस साइड के अंदर खाली गैप, एक इस साइड के, दोनों के बीच में एक सेप्टम होता है, इसको बोलते हैं सेप्टम पेलुसिडम। जैसे आप इसमें देखेंगे तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ना, दोनों में अंदर दिखा रहा तो ये गैप है, इसके अंदर सीएसएफ बनता है एक्चुअली, ठीक है। तो इधर वाली साइड के गैप के और इधर वाली साइड की स्पेस है एक तरह का खाली जिसमें सीएसएफ बनता है, तो उधर के और इधर वालों के बीच में सेप्टम होता है, इसको बोलते हैं सेप्टम पेलुसिडम। तो ये सेप्टम पेलुसिडम हो गया, ये आपको दिखेगा बीच में, इसके उस साइड में थोड़ा स्पेस है जिसमें सीएसएफ बनेगा। इसके बाद में ये फॉर्निक्स हो गया, इसके बाद में ये जो है आप जाएंगे थोड़ा और नीचे जाएंगे तो ये कोरॉइड प्लेक्सस हो गया। कोरॉइड प्लेक्सस बोलते हैं जो कि सीएसएफ बनाता है, मैंने बोला ना यहाँ सीएसएफ भरा रहता है, फ्लूइड पानी रहता है, तो वो सीएसएफ कहीं ना कहीं तो बनेगा ना, तो वो एक कोरॉइड प्लेक्सस में बनता है, ऊपर वाले वेंट्रिकल में इधर भी बनेगा, ठीक है। अब इसके नीचे जो मेन पॉइंट आएगा आपको तो दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा ये वाला एरिया, तो इसमें जो आगे का एरिया है इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और पीछे वाले एरिया को बोलते हैं थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस थैलेमस आपने सुने ही होंगे, इनका बहुत अच्छा काम रहता है। जो हाइपोथैलेमस होता है इसका काम है जैसे भूख लगना, वो इसी का काम है, थ्रस्ट यानी हंगर या थ्रस्ट बोल सकते हैं, प्यास लगना, है ना, सोना जागना, वो भी इसी का काम है, ठीक है। तो ये सारे काम जो है इसके बहुत सारे, टेम्परेचर का, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना, जैसे बॉडी को टेम्परेचर बोल सकते हैं कि हम ना ज्यादा हमारी बॉडी हीट होनी चाहिए ना ठंडी होनी चाहिए, तो वो सारा ये वाला टेम्परेचर काम करेगा। अब बात करते हैं पीछे वाले एरिया की, हाइपोथैलेमस की। आगे हो गया हाइपोथैलेमस, पीछे होता है थैलेमस। थैलेमस का जो काम है ये रिले का काम करता है दोस्तों। रिले का काम मतलब होता है कि जैसे हमारे हाथ पैर पूरी बॉडी ब्रेन से जुड़ी हुई है और ब्रेन जुड़ा हुआ है हाथ पैरों से, तो क्या करेगा, जो ब्रेन से जो भी सिग्नल आएगा वो इस रिले इसमें आएगा थैलेमस में, फिर इसको किस जगह भेजना है। मान लो मैंने इस वाले हाथ के लिए कमांड दी, ब्रेन से निकला करंट, अब वो इस वाले हाथ में जाए तो कौन से वाले पॉइंट को किस में जोड़ना है, तो वो ये थैलेमस ही काम करेगा। अब मान लो पैरों में से कोई एक सेंसरी और सेंसेशन आ रहा है, तो उसको ब्रेन के किस पार्ट में भेजना है, जैसे मान लो किस एरिया का किस जगह पर, ब्रेन के अलग अलग पॉइंट होते हैं ना, तो कौन से वाले एरिया पे किस सिग्नल को भेजना है, ऊपर से सिग्नल आ रहे हैं तो उसको कहाँ भेजना है, किस जगह के लिए वो सिग्नल निकला है, नीचे से कोई सिग्नल गया या कोई कमांड गई ऑर्डर का, तो उसको किस जगह ब्रेन के भेजना, ये सारा काम करेगा कौन, थैलेमस। इसका नाम था, मैंने बोला रिले का काम करेगा। रिले मतलब इधर कहाँ भेजना, नीचे से आए तो उसको ऊपर को किस जगह ब्रेन के किस पॉइंट पे भेजना है, ये इसका काम हो जाता है। अब इसके बाद आप देखेंगे आगे साइड में, तो ये आपको दिख रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है हार्मोन बनाना, जैसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, आगे वाली 6 बनाएगी, पीछे वाले 2 हार्मोन बनाती है। तो बहुत सारे इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा हार्मोन क्या काम करता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड होती है, पूरी बॉडी को अच्छे से रेगुलेट करवाती है, चलाती है, ठीक है। इसके बाद में आपको ऊपर एक और दिखेगा व्हाइट कलर का पोर्शन, इसको बोलते हैं ऑप्टिक क्याज्मा या ऑप्टिक क्याज्मा। ऑप्टिक क्याज्मा क्या होता है कि हमारे ब्रेन से जो 10 नस निकलती हैं आंखों के लिए, वो आपस में क्रॉस करती हैं, तो इस क्रॉसिंग को ही ऑप्टिक क्याज्मा बोलते हैं। तो ये ऑप्टिक क्याज्मा हो गया। अब इसके बाद में नीचे और आप जाएंगे, आगे साइड में नीचे जाएंगे, ये वाला एरिया, तो ये आपको दिख रहा है
ब्रेन स्टेम, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम एक्चुअली 3 पॉइंट से मिलकर बनता है, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये आपको नीचे स्पाइनल कॉर्ड दिखेगा। ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, मेरुदंड बोलते हैं ना, जैसे ये रीढ़ की हड्डियों के अंदर अंदर जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना हमारा ब्रेन बॉडी के सारे पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो ब्रेन में से एक मोटी केबल निकलती है, इसको नस बोलते हैं रीढ़ की हड्डी के अंदर, इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं मेडिकल में। तो ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, नीचे रीढ़ की हड्डी में अंदर जाएगी, नीचे तक कमर तक, और रीढ़ की हड्डियों में से निकल के जगह जगह अपना कमर के, और जैसे कमर में से निकल के पैरों में चली गई, गर्दन से निकल के हाथों में, छाती से निकल के छाती में गई, चेस्ट में, या पेट से निकल के पेट में, मतलब हर जगह बॉडी को कनेक्ट करके रखिएगा। तो मतलब इसके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारी नीचे की बॉडी पूरी ब्रेन से जुड़ी होती है। तो कैसे होता है, जब मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला आगे जाके कंटिन्यू हो गया स्पाइनल कॉर्ड में, तो ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है आपको, रीढ़ की हड्डी स्पाइन के अंदर अंदर रखा रहता है ये। अब ये जो मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला होता है, इसका क्या काम होता है, तो इसमें वाइटल सेंटर होते हैं। वाइटल सेंटर मतलब होता है जैसे ब्रीदिंग, हम सांस ले रहे हैं तो सांस लेने वाला ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। हमारा हार्ट पंप कर रहा है तो पंप करने वाला यही काम है, ठीक है। यानी कि ये जैसे, और जो आगे से ऊपर से नीचे आने वाला कनेक्टिंग का पार्ट का काम कर रहा है, तो इसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। मेन काम इसका है वाइटल सेंटर, सांस लेना, ब्रीदिंग करवाना, यानी कि हमारा हार्ट को काम करवाना, ये सारे जो है सेंटर इसी वाले एरिया में लगे रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखेगा पीछे वाला एरिया जो होता है सेरिबेलम, जिसको अपन छोटा दिमाग बोलते हैं। तो सेरिबेलम का भी काम क्या होता है कि जैसे एक कोऑर्डिनेशन का काम होता है इसका। कोऑर्डिनेशन मतलब हो गया, ऐसे जो ब्रेन है हमारा मेन काम ऊपर था, ये सेरिबेलम, ये सेरिबेलम से जो फाइबर आएंगे, मतलब जो नर्व होंगी स्पाइनल कॉर्ड से, यानी नीचे की बॉडी से आके सेरिबेलम में आते हैं, सेरिबेलम से फिर ऊपर जाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन करवाता है। कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे कि अब मेरे को चलना है, उठ के चलना है, तो मेरे को क्या करना है, उठना है पहले। तो उठने में कौन सी बॉडी के पार्ट काम करेंगे, जैसे मेरा पहले पैर सीधा होगा, फिर मेरी कमर सीधी होगी, तो फिर उसके बाद में फिर मैं इस राइट वाले पैर को पहले उठाऊंगा, लेफ्ट वाला नहीं उठेगा, फिर मैंने आगे रख दिया, फिर लेफ्ट वाले को उठाऊंगा, आगे रखूंगा, है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन है। अब मान लो दोनों पैर मेरे एक साथ उठ गए तो गिर जाऊंगा मैं, या दोनों पैर एक साथ बैठ गए तो मैं बैठ जाऊंगा। तो मतलब कोऑर्डिनेशन, जैसे मेरे को मान लो मेरा हाथ ऐसे रखा हुआ है, अब मेरे को बोलना है इस वाले पोर्टल को उठा के यहाँ से वहां रखना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं हाथ ऐसे उठाया, फिर मैंने हाथ ऐसे उठाया, फिर मैंने इसको पकड़ा, फिर उंगलियों को मोड़ा, उसको उठाया, आगे ऐसे किया, फिर ऐसे रखा। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप काम हुआ ना, तो स्टेप बाय स्टेप काम करवाता है, ये कोऑर्डिनेशन करवाता है सेरिबेलम। जैसे सीधा हम चल रहे हैं, सीधे खड़े हैं, तो ये सब कोऑर्डिनेशन का काम है। अगर सेरिबेलम में कोई बीमारी हुई तो हमारा कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। जैसे आपने देखा ड्रिंक करने के बाद में, दारू पीने के बाद में आदमी कैसे बहकता है पूरा, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर, कभी गिरता है। तो वो वैसा, वो अगर मान लो सेरिबेलम में बीमारी हो गई तो उनको भी ऐसे एक दारूबाज की तरह बेचारा जो है बंदा कोऑर्डिनेशन खो देता है अपना, ठीक है। अब मैं बोलूं मेरे को अपना हाथ जैसे गिलास पकड़ के पानी मुंह के पास लिया, तो मुंह के पास गया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन है। अगर मेरा सेरिबेलम खराब है तो मेरा हाथ कभी इधर जाएगा, कभी इधर। मैं बोलूं टच करो, नाक को टेस्ट करवाते हैं, जैसे हम मेडिकल में डॉक्टर लोग जो होते हैं कि सेरिबेलम चेक करने के लिए, कि हम बोलते हैं उंगली को नाक की टिप पर रखो, तो सीधा टिप पे आना चाहिए। तो जिन लोगों का खराब होता है, कभी उनका हाथ इधर चला जाता है, कभी इधर, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो ये कोऑर्डिनेशन का काम होता है सेरिबेलम का, ठीक है। अब सेरिबेलम के आगे आपको ये एरिया दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। वो CSF जो यहाँ बनने के बाद में यहाँ से आकर के नीचे स्पाइनल कॉर्ड के चारों साइड में चला जाता है, और सेरिबेलम सेरिब्रम के चारों साइड में चला जाता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये तो ब्रेन के पार्ट हो गया। अब हम हेड के अंदर के और स्ट्रक्चर देखें तो देखो, ये वाला आपको गैप दिख रहा है, कि इस गैप को बोलते हैं हम फ्रंटल साइनस। साइनस सुना होगा आपने, ये पीछे स्फेनोइडल साइनस दिख रहे हैं, और बाकी आगे मैक्सिलरी साइनस वगैरह सब इधर होते हैं। तो इस साइनस क्या होते हैं, खाली जगह, गैप होते हैं, स्पेस होते हैं, इनके अंदर म्यूकस बनता है, और वो ये साइनस एक हेड को हल्का बना के रखते हैं, हमारी आवाज में रेजोनेंट लाते हैं। जैसे आपने सुना ना साइनोसाइटिस हो गया, कभी कभी साइनोसाइटिस हो गया, दर्द होता है, तो वो इन्हीं साइनस के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो साइनोसाइटिस हो जाता है। अब आपको और आगे दिखाना चाहूंगा, तो ये आपको नेजल एरिया दिख रहा है, नेजल कैविटी है, नाक के अंदर, कैसे हम सांस लेते हैं नाक के अंदर जाएगी, तो वो इसी वाले एरिया में आएगी, पूरे अंदर ही अंदर। तो नाक के अंदर ही जो है आपको 3 कोंके दिखेंगे, सुपीरियर कोंका, मिडिल इन्फीरियर कोंका होता है। ये क्या गैप बना के रखता है, सुकड़ने नहीं देता नाक को, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी ये साइनस आके इधर नाक के अंदर ही खुल जाते हैं, डक्ट होती हैं। आपको ये एक पीछे अच्छी इंपोर्टेंट डक्ट दिखेगी, ओपनिंग दिखेगी, जैसे इसको यूस्टेचियन ट्यूब बोलते हैं, यानी कि ये हमारे कान से जुड़ी होती है। जैसे कभी कभी देखा कान का जो है कनेक्शन होता है नाक से, ठीक है, तो यूस्टेचियन ट्यूब हो गई। इसके बाद में आंख का भी कनेक्शन होता है, इधर आके आंख की भी डक्ट खुल जाती है, इधर वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, ठीक है। तो जैसे जो नाक और बोलते हैं नाक कान गले का कनेक्शन होता है, तो आंख भी यहाँ जुड़ती है, गला हमारा कान यहाँ इस जगह आके जुड़ता है, ट्यूब होती है एक तरह की, ठीक है। अब उसके बाद में ये तो नेजल कैविटी होगी, और नीचे जाएंगे तो आपको ये पीछे गला स्टार्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक गला रहता है, जिसको हम मेडिकल में बोलते हैं फेरेंक्स। तो ये फेरेंक्स है पूरा। फेरेंक्स के आगे नेजल कैविटी भी होती है, फिर नीचे इस वाले एरिया को बोलते हैं नेजोफेरेंक्स, नाक के पीछे वाला फेरेंक्स को नेजोफेरेंक्स। फिर ये होता है हमारा ओरल कैविटी, जैसे मुंह के अंदर का देखेंगे आप, तो मुंह के अंदर का ओरल कैविटी, टंग दिख रही है आपको,
अब ये ओरल कैविटी के पीछे का जो फेरेंक्स है, क्योंकि गला भी हमारा, मुंह भी हमारा गले में खुलता है, नाक भी गले में खुलती है, तो यहाँ से हमारा नाक और मुंह जुड़ा रहता है। जैसे कभी कभी देखा हमने, नाक से पानी डालो तो मुंह से निकलता है, या मुंह का पानी कभी कभी नाक मुंह के, तो इस वाले एरिया में एक दूसरे से जुड़े होते हैं फेरेंक्स के थ्रू। ये फेरेंक्स है, ठीक है। अब मुंह के पीछे के एरिया के फेरेंक्स को बोलते हैं ओरोफेरेंक्स। फिर नीचे और जाएंगे आप, तो नीचे आप देखेंगे तो ये हो गया नीचे का फेरेंक्स, इसको बोलते हैं लेरिंगोफेरेंक्स। क्यों? क्योंकि इसके सामने लेरेंक्स होता है। लेरेंक्स किसको बोलते हैं? वॉइस बॉक्स को, यानी हमारी बोलने की जो मशीन होती है वो इसी जगह होती है, जो हमारी आवाज बन रही है वो होती है वॉइस बॉक्स। इस वॉइस बॉक्स को लेरेंक्स बोलेंगे, लेरेंक्स के पीछे के एरिया को लेरिंगोफेरेंक्स बोलेंगे, है ना। अब ये क्योंकि फेरेंक्स है ना, पूरा फेरेंक्स 3 पार्ट में होता है, नाक के पीछे, मुंह के पीछे और लेरेंक्स के पीछे, तो लेरिंगोफेरेंक्स बोल दिया। अब ये वोकल कॉर्ड जो होती है इसके अंदर यहीं रहते हैं, ये 2 वोकल कॉर्ड जो गले के तार होते हैं। अब इसमें क्या होता है, लेरिंग्स में के अंदर क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है। तो जब हम सांस लेते हैं ना, तो सांस अंदर आएगी नाक से और इधर से आकर के इसके अंदर जाएगी वोकल कॉर्ड के अंदर। जैसे हमने सांस ली तो सांस जाएगी वोकल कॉर्ड के अंदर, जिसको नॉट वोकल कॉर्ड, लेरिंग्स के अंदर, सॉरी, लेरिंग्स के फिर चली जाएगी ट्रेकिया में। और जो खाना पीते पीते वो जाता है सीधा ईसोफेगस में। तो यहाँ पास में लाके दिखाऊंगा आपको। जैसे मान लो अपन ने सांस ली तो सांस इधर से आएगी नेजल कैविटी, फिर फेरेंक्स, फेरेंक्स से फिर आगे जाएगी लेरिंग्स में, लेरिंग्स से नीचे यहाँ पर जुड़ी होती है ट्रेकिया, नीचे सांस की नली उसमें चली जाती है। अगर हमने खाना खाया या पिया कुछ भी तो वो जाएगा सीधा मुंह के अंदर, मुंह के अंदर से फेरेंक्स में जाएगा, और आगे ना जा करके पीछे वाली नली में जाता है। पीछे यहाँ से नीचे ईसोफेगस होती है, फूड पाइप, उसमें चले जाता है, यानी खाना पीछे जाता है और सांस आगे वाली एरिया में। अब क्या होता है, जब सांस बाहर आती है तो ये जो तार होते हैं गले के, इनको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, बच जाते हैं, यानी कि वाइब्रेट होते हैं, तो हमारी आवाज बन जाती है। उस आवाज को वर्ड के रूप में बदल देते हैं, होठ और लिप्स और टंग, ये सारा। तो इस तरीके से हमारे गले का एरिया हो गया। पीछे आपको ये सर्वाइकल स्पाइन दिख रही है, C1, C2, C3, ये बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क दिख रही है। कभी कभी डिस्क में वजन लोड पड़ता है, पीछे जाके इस नस को, स्पाइनल कॉर्ड को दबा देती है ना, डिस्क बल्ज होती है। ये पीछे मसल्स हैं, स्पाइनस प्रोसेस हो गए ये वाले, है ना। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा। बाकी ये बाहर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ग्लैंड वगैरह के ऊपर, ये सारी बाकी चीजों के ऊपर मैंने और भी वीडियो बना रखी है। तो आई होप कि आपको पूरा अंदर का, ब्रेन के अंदर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा बाहर से भी ब्रेन समझा दिया और अंदर से भी समझा दिया है। तो ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखो वही बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करने में आपके पैसे तो लगने नहीं है, फ्री में ही करना है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, इससे क्या मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो बनाते रहूंगा अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के। तो ऐसे मेरे चैनल पे काफी सारी नॉलेजेबल वीडियो डली हुई है, आप भी जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ पूछना है या कुछ कमेंट करना है तो कमेंट करें, पूछ सकते हैं मेरे से। तो मैं डॉक्टर वकील खान, मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।